हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। जैसा कि आप सबको पता है कि नाउ डेज वी आर स्टडीइंग इंडो पाक हिस्ट्री। तो इंडो पाक हिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। मतलब इस्लाम जब आया था सब कॉन्टिनेंट में तो उसका क्या असर पड़ा यहाँ के इलाके में, यहाँ के लोगों पे और यहाँ के कल्चर पे। ठीक है, तो इस टॉपिक के हवाले से हम देखेंगे सबसे पहले पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स। ये क्वेश्चन अक्सर आता है क्वेश्चन आपके पेपर्स में। तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स में देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जब इस्लाम आया तो उसने एक नया सिस्टम दिया यहाँ के लोगों को कि जहाँ के जो लोग थे पहले से मेजरली यहाँ पर बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म था। हिंदू और बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक नया सिस्टम दिया इस्लाम ने, अ ब्लेंड ऑफ इंडो इस्लामिक सिस्टम। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड अंडर अंडर सुल्तान एंड यूनिफाइड सब कॉन्टिनेंट। प्रीवियसली हिंदू रूलर्स वर फैक्शनलाइज्ड। इस बात का मतलब यह है कि इंडो इस्लामिक सिस्टम आ गया। मींस यहाँ पर इस्लाम जब आया तो यहाँ पर इंडियनाइज हो गया। ठीक है, इंडियनाइज ये टर्मिनोलॉजी आप यूज़ कर सकते हैं, इंडियनाइज। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियनाइज हुआ तो इंडो इस्लामिक सिस्टम हो गया। और यहाँ का जो सेंट्रलाइज था, जो सिस्टम था, सबसे ऊपर जो बैठा होता था वो सुल्तान होता था। सुल्तान आप के लें के बादशाह। ठीक है, तो इस सब ने, इस्लाम ने यहाँ के लोगों को, यहाँ के कल्चर को यूनिफाई कर लिया। ठीक है, इससे पहले क्या होता था, जब हिंदू रूलर्स होते थे वो आपस में बटे हुए थे। ठीक है, जैसे ब्राह्मण, कश्तरी और शूद्र वगैरह। ठीक है, तो इसमें क्रिटिसिज्म क्या है जी? क्रिटिसिज्म ये है कि सम डेस्पॉट सम एज पर इस्लामिक लॉ। कुछ रूलर्स ऐसे होते थे कि जो डेस्पोटिक होते थे, जो कि बहुत ज़ालिम होते थे, बहुत जाबर भी होते थे, उनसे बहुत सारी शिकायत होती थी रियाया की। ठीक है, और कुछ ऐसे होते थे कि जो इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते थे, खौफ खुदा था, इसलिए रियाया के साथ भी वो अच्छे थे। और इसका मेरिट क्या था जी? अपॉइंटमेंट ऑफ एलिजिबल हम्बल विदाउट डिस्टिंक्शन टू हाई पोजीशन। जो अच्छे थे वो एलिजिबिलिटी को देखते थे और मेरिट के लोगों को ऊपर लाते थे, भले वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में अ ब्लेंड ऑफ इस्लाम इंडो इस्लामिक सिस्टम सेंट्रलाइज्ड अंडर सुल्तान यूनिफाइड सब कॉन्टिनेंट। ये चीज़ रिपीट हो रही है। नीचे देखते हैं सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। ठीक है, पहला हमने देखा था पॉलिटिकल इम्पैक्ट, ये नंबर 2 देख रहे हैं जी, सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। ये इसमें है जी स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम को इन्होंने स्ट्रेंथन पहले किया हुआ था हिंदुज़म ने। हिंदूज डिवाइडेड ब्राह्मण टायरनी ओवर शूद्राज एंड अनटचेबल्स। ठीक है, जो हिंदूज थे उनके मज़हब में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ब्राह्मण्स और शूदर्स और बाकी जो थे, इस तरह की कास्ट सिस्टम था। इस्लाम ने क्या दिया? इक्वलिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अपलिफ्ट लो इंडिविजुअल्स। फॉर एग्जांपल ऐबक बलबन मलिक काफूर। इस बात का मतलब ये है कि इस्लाम ने इक्वलिटी दी, तमाम लोगों को बराबरी की सतह पर रखा। ठीक है, तो जैसे वो शेर भी है को मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो ये सारे इकट्ठे कर लिए। और ये मिसालें जो दी हुई हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गयासुद्दीन बलबन था, ये लोग क्या थे? ये ग़ुलाम थे। ठीक है, ग़ुलाम थे और ये इतना रेज़ किए कि वो बादशाह बना दिए गए। ठीक है, और मलिक काफूर क्या था? ये एक मिनिस्टर था। तो मीन्स ये आम लोग थे जिनको अपलिफ्ट किया। तो आगे देखते हैं जी, इसमें सेकंड क्या चीज़ दी? कल्चरल में पर्दा दिया। ठीक है, पहला हमें दिया स्ट्रेंथनिंग ऑफ कास्ट सिस्टम और सेकंड पर्दा। इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हिजाब प्लस हिंदूज ट्रेडिशनल स्टेटस ऑफ वुमेन गेव बर्थ टू पर्दा एंड बुरका। ठीक है, यहाँ पर भी वो आपको पता है हिंदुज़म में एक एक तरह का निकाब ही आप कह लें, उनका एक अपना ट्रेडिशनल किस्म का बुरका बुरका तो नहीं कह सकते आप, बहरहाल एक निकाब कह लें, वो जो फ़्रॉक या साड़ी का जो वो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ साथ जब इस्लामिक टच मिली तो यहाँ पर ये चीज़ पैदा हुई, यहाँ का इंडियनाइज्ड पर्दा और बुर्का पैदा हुआ। ठीक है जी, तो एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स एंड मैनर्स बिटवीन टू कम्युनिटीज़, मैनी कस्टम्स एंड हैबिट्स डिफ्यूज्ड बोथ कल्चर्स, सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट आर आउटकम्स। ठीक है, बहुत सारी रिवायात यहाँ पर हिंदुज़म और मुसलमानों की आपस में मिली। जैसे कि आप अपने कल्चर में पाकिस्तान में भी देखते हैं कि बहुत सारे कल्चर्स ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि ये तो हिंदुओं से आया हुआ है, ये तो इंडियन से आया हुआ है, ये तो इस्लाम में ये चीज़ नहीं है। तो लेकिन वो चीज़ें अब हमारी ट्रेडिशन का हिस्सा बन चुकी हैं, आप चाह कर भी उन्हें निकाल नहीं सकते। तो इसी तरह कुछ पॉजिटिव चीज़ें ये थी कि एक सूफीज़म की बुनियाद ये मिलकर यहाँ पर पड़ी। ठीक है, इससे पहले सूफीज़म की ऐसी बुनियाद नहीं थी। और भक्ति मूवमेंट जो हम पढ़ेंगे भी अलग से, वो भी यहाँ पर मिलने के बाद ही एक आउटकम था। ठीक है, ग्रोथ ऑफ उर्दू, अब एसिमिलेशन ऑफ बोथ कल्चर्स, पर्शियन अरेबिक इन्फ्लुएंस, टर्किश कॉन्करर्स, लोकल इंडियन हिंदी, सो उर्दू वाज एन आउटकम। जब अरेबिक आए यहाँ पर, ठीक है, अरेबिक आए, उन्होंने यहाँ पर इन्फ्लुएंस किया, पर्शियन भी थे, टर्किश भी आए, अफ़गान्स भी आए, उन्हें भी ऐड कर लें। तो ये सब लोग जब यहाँ पर आए तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज तो हिंदी थी। जब हिंदी थी तो बीच में अरेबिक, पर्शियन और टर्किश अल्फाज जब शामिल हुए तो उर्दू क्या बन गया? एक आउटकम। ठीक है, इसलिए उर्दू को एक लश्करी ज़ुबान कहा जाता है। ठीक है जी, तो डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज़्म, disappeared
mainly from Bengal and Bihar. Equality of Islam attracted low caste, ठीक है, जो कि बंगाल और बिहार के इलाके में बुद्धिज़्म पहले ज़्यादा था। अब भी आप देख लें तो बंगाल के बिल्कुल साथ है म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहा जाता है, उस वहाँ पर बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा है, लिहाजा उस इलाके में ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा था। उसके बाद जब इस्लाम आया तो वहाँ से बुद्धिज़्म काफ़ी डिक्लाइन में चला गया, ठीक है। द राइज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट में देखते हैं जी, सिंप्लिसिटी ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी प्रैक्टिस वन हर्ट्स ऑफ डिससेटिस्फाइड लो कास्ट हिंदू। अब होता क्या था, जैसे राजा दाहिर का आप ले लें, राजा दाहिर का आप ले लें, वो उसके हारने की भी एक बड़ी वजह ये थी कि उसके जो सिस्टम में जो लो कास्ट हिंदू थे वो डीमोरलाइज थे, दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द हाई कास्ट हिंदूज। इसलिए जब इस्लाम आया, जब मोहम्मद बिन कासम आया, तो वो इक्वलिटी थी, सिंप्लिसिटी थी, तो लो कास्ट हिंदू जो अट्रैक्ट हुए इस्लाम की तरफ। तो इस तरह राजा दायर के हारने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि वो लोकल और गरीब जो हिंदूज थे उनकी सपोर्टों से हासिल नहीं रही थी, ठीक है जी। द राइज ऑफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट लाइक भक्ति, ठीक है, इस्लाम फॉर रीचिंग इम्पैक्ट, सूफीज अटेम्प्ट टू ब्रिज गैप बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स पेव्ड वे फॉर अकबर्स एनलाइटनमेंट, ठीक है। अब इस बात के पीछे बहुत बड़ा मतलब है, इस्लाम का एक फॉर रीचिंग इम्पैक्ट था यहाँ के लोगों पे, ठीक है। सूफीज ने क्या किया, उन्होंने एक अटेम्प्ट की कि हिंदूज और मुसलमानों को करीब लाया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अकबर की जो इनलाइटनमेंट थी वो भी उसका एक आउटकम थी। उस दौर में जब अकबर का जो दौर था, या उससे ज़रा पहले, उससे थोड़ा सा बाद तक भी जो दौर था, उस टाइम पे सूफीज़म वाज एट इट्स पीक, ठीक है। तो वादतुल शहूद और वादतुल वजूद की जो टर्मिनोलॉजी है, जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो शेख अहमद सरहिंदी का भी उसमें बहुत बड़ा किरदार है, जिन्होंने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा वर्कआउट किया। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने पढ़ाई भी हुए हैं, आप जाकर ढूंढ सकते हैं शेख अहमद सरहिंदी के लेक्चर में, उसमें आपको वादतुल वजूद और वादतुल शहूद का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो उस टाइम की जो मूवमेंट्स थी, ये बड़ी पीक पे थी, ठीक है। तो कंडीशंस ऑफ हिंदूज अंडर सल्तनत, सल्तनत क्या है, वो दिल्ली सल्तनत वगैरह होगी जी। Some Hindu historians criticize Muslim rulers of discriminating Hindus, but in reality, few Muslim rulers were just to them, even generous, ठीक है। अब कुछ historians कहते हैं कि मुसलमानों का जो बिहेवियर था was not just enough towards हिंदूज, ठीक है, लेकिन कुछ कहते हैं कि अच्छा भी था, ठीक है। लिहाजा दो तरह के हुक्मरान आए, कुछ सख्त भी थे, कुछ बहुत ज़्यादा इनलाइटेंड भी थे, ठीक है। तो ये मिक्स्ड किस्म का एक रवैया है, लेकिन आप जब पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यू हैव टू सपोर्ट मुस्लिम आइडियोलॉजी ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा टिल्ट इस साइड रखनी है कि आप ज़्यादा न्यूट्रल जब होंगे तो डेट में हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर पेपर, ठीक है। तो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नंबर एक, ग्रांटेड स्टेटस ऑफ जिमीज़, ठीक है। और प्रोटेक्शन दी जिमीज़ क्या होते हैं कि जब कोई मुसलमान किसी इलाके पर कब्जा कर लेते हैं या फतह कर लेते हैं, उस इलाके के जो पहले से बसने वाले नॉन मुस्लिम्स होते हैं, या उस मुल्क में रहने वाले जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं, वो उनको ज़िमी का लक़ब दे दिया जाता है, या उन्हें ज़िमी का दर्जा दे दिया जाता है, जो कि एक तरह ख़ास तरह का एक टैक्स देते हैं, जो वो उनको स्टेट प्रोटेक्शन देती है इन रिटर्न, ठीक है। उनका फ़र्ज़ नहीं होता कि वो जिहाद में या स्टेट की तरफ से वार में हिस्सा लें, बल्कि वो जस्ट अपना टैक्स दे देते हैं। जो वॉलंटरीली हिस्सा लेना चाहे तो वो ले सकता है, उससे फिर टैक्स नहीं लिया जाता था, ठीक है। अब इस्लामिक स्टडीज़ के लेक्चर में जाकर इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में आप जाकर देख सकते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है। दो सम टेम्पल्स ब्रोकन इन मिलिट्री ऑपरेशंस टू ब्रिंग हिंदूज टू ओबीडियंस, ठीक है। जैसे महमूद गजनी के दौर में कुछ टेम्पल्स तोड़े गए, बट कंप्लीट फ्रीडम वाज ग्रांटेड। एफेंस्टोन, द हिंदूज वर नॉट मोलेस्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है। एल्फिनस्टोन जो राइटर है वो कहते हैं कि हिंदूज को कभी भी उनकी रिलीजन पर अमल करने से नहीं रोका गया, ठीक है। तो नंबर टू, अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदूज इन स्टेट सर्विस, मैनी हिंदूज ऑन मेरिट, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर एम्प्लॉयड मैनी हिंदूज, ठीक है। इन लोगों ने काफ़ी सारे हिंदूज को एम्प्लॉयमेंट दी, ठीक है, बड़े उहदों पर फायज किया, जैसे कि मलिक काफूर दोबारा आ जाता है। जिजिया इम्पोज इन ल्यू ऑफ मिलिट्री सर्विस इन ल्यू, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी नॉट फ्रॉम वॉलंटियर फाइटर्स एंड हम जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जिजिया लिया जाता था जिमीज से, ठीक है, लेकिन जो जंग में हिस्सा लेते मुसलमानों की तरफ से बाहर की स्टेट्स के खिलाफ, उनसे जिजिया नहीं लिया जाता था, ठीक है। नंबर फोर, टैक्सेस, टैक्सेस वर लेस एक्सेप्ट अलाउद्दीन एंड मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के दौर में और मोहम्मद बिन तुगलक के दौर में टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे। वजह यह क्या थी कि ड्यू टू एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस, क्योंकि उस टाइम पे मंगोल थ्रेट बहुत ज़्यादा था, ठीक है, और बहुत सारे मसाइल विद इन दी कंट्री भी थे, ठीक है, जिसकी वजह से टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए गए, क्योंकि स्टेट के खर्चे ज़्यादा थे और बहुत बड़ी आर्मी मेंटेन करना पड़ रही थी उनको, ठीक है। अब क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं जी। इस्लाम डीप इन्फ्लुएंस एवरी एस्पेक्ट,
बर्थ टू न्यू सिविलाइजेशन एंड कंबाइंड विद अरब्स, पर्शियंस एंड इंडियंस। ठीक है, एक नई होप थी, नया मज़हब तो नहीं कह सकते, नया कल्चर या नई सिविलाइजेशन की बुनियाद रखी गई यहाँ पर जब इस्लाम आया। तो इनके एक अमलगमेशन हुआ अरेबिक और पर्शियन कल्चर के साथ। ठीक है, टर्किश भी आप इसके साथ ऐड कर लें। ठीक है, टर्किश। तो इसके बाद जी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी प्रॉस्पेरस थी, काफ़ी ज़्यादा बेहतर थी हुक्मरानों, अच्छे हुक्मरानों के दौर में। ठीक है, तकरीबन सारों के दौर में इकोनॉमिक कंडीशंस बहरहाल बहुत अच्छी थी। ठीक है, केएलई कहता है जी द स्टेट गेव लिबरल इंकरेजमेंट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ठीक है, स्टेट ने काफ़ी सपोर्ट किया था ट्रेड एंड इंडस्ट्री वगैरह को। ठीक है, तो प्राइसेस चीप थी, ट्रेड ओपन थी। जैसे आप अलाउद्दीन खिलजी के दौर में देखें, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो बड़े ज़बरदस्त थे, और प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी था वो भी बेहतरीन किस्म का था। मैंने अलाउद्दीन खिलजी पे अलग से लेक्चर दिया हुआ है जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इस्लाम ऑन सब कॉन्टिनेंट। ये क्वेश्चन अक्सर आता है, ये डिफरेंट एंगल से, आप इकोनॉमिक एंगल्स, कल्चरल एंगल, पॉलिटिकल एंगल से, डिफरेंट डायमेंशन से आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। आपके लिए मटेरियल इनफ होगा। ठीक है जी, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए